हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सारे डायग्राम देखे। कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में? राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, रिसोर्सेज जब ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं तो पीपीसी राइट में चला जाता है। रिसोर्सेज जब डिक्रीज़ हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और क्या बताया था कि पीपीसी के 3 शेप होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है स्ट्रेट। मैंने सारे रीजंस आपको बताए थे, तो जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो पहले पुराना वीडियो देख लो ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। तो अपन कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, और ये लास्ट वीडियो है, दिस इज़ अवर लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ऑलमोस्ट सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में, मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखो ताकि क्लैरिटी और बढ़ती जाए। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड अनअटेनेबल। अभी तो यहाँ पर अटेनेबल लिखा हुआ है, अनअटेनेबल इसके बाद है। मैंने आपको कल, शायद आपको याद हो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक वहाँ पॉइंट बताया था, लिमिटेड रिसोर्सेज इनसाइड पीपीसी, अगर याद हो तो आपको, है ना। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सर ये अटेनेबल क्या होता है? अटेनेबल का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ये पीपीसी कर्व बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये उसके सारे कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, जो मैंने आपको बताया था, ई, जी तक बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। ये सारे वो कॉम्बिनेशन है जो मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा, ये तो सारे लाइन पर हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन पीपीसी वाली लाइन पर लाई कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, आपको दिख रहे हैं ये 2 पॉइंट, एक सर पीपीसी लाइन के बाहर है आई पॉइंट, और एक पीपीसी लाइन के अंदर है जिसका नाम कौन सा पॉइंट है सर? एच। तो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ सर ये क्या है। देखो बच्चों, पहले अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब समझो। देखो, दोज कॉम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, यानी वो कॉम्बिनेशन जिस जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट हो सकती है। सर एग्जांपल, डायग्राम से पहले पूरी डेफिनेशन समझ लो। अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको इकोनॉमी अचीव कर सकती है। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। याद करो, गन्स और बटर का एग्जांपल बताया था, 0 बटर गन्स 21, याद आ रहा है कुछ? यस सर। मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं या सरकार एक ही बात है, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ जी ए तक आप कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हो जो आपको समझ में आए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सर? अटेनेबल। क्या बोलेंगे सर? अटेनेबल। देखो ये सारा थ्योरी लिखा हुआ है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन 2 पार्ट्स में होता है, पहले थ्योरी समझ लो फिर हम लोग डायग्राम पे जाते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशन में पहले आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर इसका मतलब बेटा, या तो मैं रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करूँगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मेरे पास जितनी भी ज़मीन है मैं उसका पूरा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास जितनी भी लेबर है मैं उसका पूरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उससे क्या कर रहा हूँ सर? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सर एग्जांपल इसके, बेटा एग्जांपल ये रहे, ए से लेकर जी तक जो भी कॉम्बिनेशन, ए से लेकर जी तक जो भी कॉम्बिनेशन है उसको मैं बोलूँगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब जब मैं लैंड का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेबर का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, पैसे का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम पे अब देख लो, ये सारे जो ए बी सी डी ई एफ जी तक है जो भी पीपीसी के ऊपर लाए करते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है सर। दूसरा है बच्चों इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अटेनेबल कॉम्बिनेशन में जो दूसरा पॉइंट है वो है इनएफिशिएंट। कुछ याद आ रहा होगा, इनएफिशिएंट जब आप अपने रिसोर्सेज का पूरा इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हो, या सरकार जब पूरी तरीके से लैंड, लेबर, पैसे का इस्तेमाल नहीं करती, उसको बोलते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, इफ़ रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, ठीक है सर। तो उससे क्या होगा? तो बेटा उससे आपका जो पीपीसी होता है ना, पीपीसी, उसमें एक अंदर पॉइंट आ जाएगा, एच वाला पॉइंट, इनसाइड पीपीसी जिसको बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो सर क्या होगा? इसको बोलते हैं, उसको इंडिकेट किससे किया गया है? ये एच वाले पॉइंट से, इनसाइड पीपीसी, ठीक है। मैं आपको अटेनेबल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये 2 पार्ट्स में होता है, एक ऑप्टिमम और दूसरा इनएफिशिएंट।
ऑप्टिमम तो सर वो होते हैं जिससे मैं अपने रिसोर्सेज का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये ए से लेकर जी तक सारे ऑप्टिमम है। फिर कौन सा बताया, इनएफिशिएंट, यानी मैं रिसोर्सेज का पूरा तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जिसके कारण पॉइंट पीपीसी के अंदर आ जाएगा। क्या, पीपीसी के अंदर पॉइंट आ जाएगा, ये रहा एच वाला पॉइंट। इसको बोल, एच वाले पॉइंट को ये लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनसाइड पीपीसी, और इसको बोलते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एच वाला पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि सरकार अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। दैट्स इट, बस इतना समझना है। समझ में आई बात? तो अटेनेबल हो गया। अटेनेबल वो चीज़ें, अब बच्चे पूछते हैं सर ये ऑप्टिमम का तो समझ में आ गया, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेनेबल का पार्ट क्यों है? बच्चों एक बात बताओ, रिसोर्सेज तो है ना सरकार के पास, अब सरकार उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रही, इसमें सरकार का फॉल्ट है? यस सर। तो हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर रहे, इसमें हमारा फॉल्ट है। तो अटेनेबल, इसलिए अटेनेबल का पार्ट आ गया। अटेनेबल का जो दूसरा नाम होता है, मैं एक और नाम बता देता हूँ। अटेनेबल यानी जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो कॉम्बिनेशंस अचीव हो सकते हैं, जो कॉम्बिनेशन सरकार अचीव करवा सकती है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब इन वीडियोस को ढंग से देखना, ढंग से समझना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, अनअटेनेबल। तो बेटा आप पहले डायग्राम देख लो अनअटेनेबल के अंदर। ये दिख रहा है आपको एक बाहर पॉइंट, ये सर आई वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? यस सर। ये आई वाले पॉइंट को बोलेंगे सर अनअटेनेबल। क्या बोलेंगे सर? अनअटेनेबल। अब मान लो आपके पास लैंड है 10 एकड़, लेबर भी हज़ारों की तादाद में। अब यार ज़्यादा से ज़्यादा उस 10 एकड़ की ज़मीन पर और 1000 लेबर से मैं 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। कितनी यूनिट सर? 10,000 यूनिट्स, ठीक है। ये एक लिमिट है। अब मैं चाहूँ कि मैं 10,000 की जगह 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस करूँ, ऐसा पॉसिबल हो सकेगा? नहीं सर। जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही तो प्रोड्यूस कर पाएगा। जितनी लेबर होगी मेरे पास, जितनी ज़मीन होगी, जितना पैसा होगा, उस हिसाब से तो प्रोडक्शन करूँगा। वैन मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, है ना, जब तो उससे मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो उतना ही होगा जितनी कैपेसिटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो आउटसाइड पीपीसी है ना, कौन सा पॉइंट सर? आई पॉइंट। इसको बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल का मतलब क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन जो गवर्नमेंट या कोई कंट्री या कोई इकोनॉमी अचीव नहीं कर सकती भैया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, सर अगर मान लो रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। बच्चों पहली बात सुनो, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें, इस वाले टॉपिक में अटेनेबल अनअटेनेबल, इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में तुम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो क्या? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज है। हाँ, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो आपका पीपीसी भी बढ़ जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए ये आई वाला पॉइंट या आउटसाइड पीपीसी वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो इसको आई वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे सर? अनअटेनेबल। तो दो कंसेप्ट हो गए, अटेनेबल अनअटेनेबल। अटेनेबल कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा सर? ए से लेकर जी तक, और एच भी। जो पीपीसी पे पॉइंट्स हैं और जो पीपीसी के इनसाइड है वो अटेनेबल की कैटेगरी में। और अनअटेनेबल कहाँ पर आएगा सर? पीपीसी के बाहर। अनअटेनेबल यानी वो कॉम्बिनेशन जो अचीव नहीं हो सकता। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अब अपन डेफिनेशन पे आते हैं। देखो बच्चों, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, with the given amount of resources it is impossible for the economy to produce any combination more than given possible combination। यानी सर, यानी ए से लेकर जी तक कॉम्बिनेशन एक गवर्नमेंट अचीव कर सकती है, एक इकोनॉमिक अचीव कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी पीपीसी लाइन के बाहर, जैसे आई मैंने बताया था, पॉइंट कौन सा था सर? आई। ये अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि सर जिस लैंड की, अगर मेरे पास लिमिटेड लेबर है, लिमिटेड लैंड है, तो उससे प्रोडक्शन भी क्या होगा सर? लिमिट होगा, उससे ज़्यादा ही नहीं होगा। उससे ज़्यादा कैसे होगा? पॉसिबल नहीं है। एक गाड़ी की क्षमता है एक दिन में 100 किलोमीटर चलने की। अब तुम लोग 400 चला सकते होगा, बोलोगे चलाएंगे ना, अरे ऐसे कैसे? वो गाड़ी फिर तुम्हारी फटफट हो जाएगी पूरी। इज दैट क्लियर? तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन जो कोई भी इकोनॉमी अचीव नहीं कर सकती, और हमने अनअटेनेबल को किससे रिप्रेजेंट किया सर? पॉइंट आई से, और ये पीपीसी के बाहर आता है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं सर डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो तुम्हारा बुक ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैंने बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था मैं लास्ट में बताऊंगा। बेटो मैक्रो क्या होता है? मैक्रो होता है बड़ा। ये 12th में आपका सब्जेक्ट है। 11th में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, 12th में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो समझो बेटा, ध्यान से समझो। पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की।
तो ध्यान देना बच्चों, बेटा ये सारे पॉइंट्स माइक्रो के हैं जो स्टार्टिंग में लिखे हैं, और ये किसके हैं, मैक्रो के। ठीक है, थोड़ा हल्का सा मिस्टेक हो गया था, उल्टा हो गया था, लेकिन अब देख लो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, देख लेते हैं। बेटा माइक्रो यानी छोटा, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की स्टडी करता है। सर इंडिविजुअल माना क्या, यानी मान लो एक शुगर की इंडस्ट्री है, एक शुगर की फर्म है, फर्म यानी एक जो इंडस्ट्री होती है उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। शुगर इंडस्ट्री जो होती है वो डिसाइड करती है कि भाई उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है, क्या अपने प्रोडक्ट का उसको प्राइस क्या रखना है। अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस कम रखेगी तो उसकी डिमांड कितनी होगी। ठीक है, ये सब सर ये क्या चल रहा है सर, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी चल रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। इंडिविजुअल यानी वो एक फर्म भी हो सकती है, वो एक दुकान भी हो सकती है, वो पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया सर, शुगर इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया। शुगर इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्शन करती है शुगर का, वो देखेगी कि शुगर कितने में बनानी है, शुगर बनानी कितने में, उसको मार्केट में कितने में सेल करना है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो शुगर की डिमांड कितनी होगी। ये सब शुगर इंडस्ट्री क्या कर रही है सर, एक तरीके से स्टडी कर रही है अपने ऊपर। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इज़ दैट क्लियर। ठीक है, अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब मैंने क्या बताया था सर, बड़ा। किसकी बात हो रही बच्चों यहाँ पर, बड़े की। तो मैंने माइक्रो में तो बताया था एक यूनिट यानी एक इंडस्ट्री, मैक्रो में सारी इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, मैंने माइक्रो में एक इंडस्ट्री की बात करी थी, अब यहाँ पर ले लो पूरी इंडिया की इंडस्ट्री। जब पूरी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ अपना प्रोडक्शन के बारे में सोचेगी, अपने कॉस्ट के बारे में सोचेगी। ठीक है, एग्रीगेट, माइक्रो में एक इंडिविजुअल की बात होती थी, जबकि मैक्रो में किसकी बात होती थी, एग्रीगेट्स यानी सबकी बात होती है। इंडिया की सारी फर्म्स, इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज़ किसका पार्ट होगा सर, मैक्रो का। मैक्रो किसको स्टडी करता है सर, पूरे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ क्या किस रेट पर सेल कर रही है, कितने में बेच रही है, ये कौन किसके हाथ में सर, मैक्रो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है। अब सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स क्या होते हैं, टूल्स यानी क्या क्या यूज़ होते हैं बेटा, डिमांड क्या, सप्लाई क्या। अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैं मेरी बेकरी की फैक्ट्री है, मैं ब्रेड बनाता हूँ, समझ रहे हो, तो मैं इंडिविजुअल हूँ ना, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज होगी, बहुत सारी बेकरी की शॉप्स होगी, उसकी जो स्टडी होगी वो किसका पार्ट होगा सर, मैक्रो का। अब टूल्स में सर क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई। सर ये क्या होता है डिमांड, बेटा चैप्टर्स हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के। एक प्रोडक्ट की क्या डिमांड होगी, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की क्या डिमांड होगी। डिमांड समझते हो, लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं कि नहीं ख़रीदना चाहते। सर सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई का मतलब बेचना। डिमांड मतलब लोग कितना उसको प्रोडक्ट को चाहते हैं, सप्लाई यानी मैं उसको कितना बेचना चाहता हूँ। तो सर एक इंसान, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड कितनी है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। अभी मान लो फॉर एग्जांपल मेरी मोबाइल की शॉप होती या मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती, तो सिर्फ मैं अगर अपनी मोबाइल की डिमांड की बात करूँ, सिर्फ अपनी मोबाइल की डिमांड, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अपने मोबाइल की सप्लाई की बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ गया सर, एग्रीगेट यानी सबकी डिमांड क्या है, पूरे इंडिया में मोबाइल्स की कितनी डिमांड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इंडिया में मोबाइल की कितनी सप्लाई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट्स इट। यानी माइक्रो यानी इंडिविजुअल, मैक्रो यानी सब। आ रही बात समझ। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर किसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, बेटा प्राइस डिटरमाइन करना। प्राइस यानी कि अगर मैं ये कोई चीज़, मान लो मैं एक पेंसिल प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी पेंसिल की फैक्ट्री, ये पेंसिल कितने में बेचूँ मार्केट में, तो कौन बताएगा, कौन स्टडी करेगा सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है बेटा, इनकम के बारे में बताना, एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारे देश में कितने लोग, जितने भी जो लोग रह रहे हैं उनकी कितनी इनकम है, ज़्यादा इनकम है कम इनकम है, गरीब लोग ज़्यादा है अमीर लोग ज़्यादा है, ये कौन बताएगा सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हमारे देश में रोज़गार है बेरोज़गारी है, ये कौन बताएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेरोज़गार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, कितने बेरोज़गार हैं, अगर रोज़गार मिल रहा है कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार यानी एम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन बताएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है वो है प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। दैट्स इट, कितना सिंपल है। एग्जाम्पल क्या है सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के, एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल जब भी वर्ड आए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सर जब पूरे देश की इनकम की बात हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक पर्टिकुलर
जगह पे एक मोहन नाम का लड़का रहता है, उसकी कितनी इनकम है ये कौन बताएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी इनकम क्या है ये कौन बताएगा? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट्स फिर देखना, समझना, और जो डाउट है पूछना। अब अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, है ना। यस बच्चों, आपका जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? जनरली आपको इकोनॉमिक्स का तो मतलब मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी। यस, इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी को डील करता है। यस, अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है। यस सर, तो एक्चुअल में कोरोना वायरस से और सरकार कैसे डील कर रही है ना। लॉकडाउन कर दिया सरकार ने, और सरकार अभी चौथा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। ठीक है, 3 लॉकडाउन ऑलरेडी हो चुके हैं सर, और सरकार ने 3 तरह के जोन को कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है, रेड ग्रीन। ये एक्चुअल में सिचुएशन है, रियलिटी है। ये कोई ऐसे नहीं कि सरकार करेगी अभी रेड जोन ग्रीन जोन। एक्चुअल में जो हमारे देश में हो क्या रहा है, सरकार कैसे डील कर रही है कोरोना वायरस से, कैसे डील कर रही है सरकार कोरोना वायरस को हटाने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक्चुअल सिचुएशन को बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट डील्स व्हाट इज एंड और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। यानी एक्चुअल में सरकार किसी भी डिज़ास्टर को कैसे फेस कर रही है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर रही है, कौन बताता है? सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आता है नॉर्मेटिव। सर ये नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव का मतलब ये होता है बच्चों कि एक्चुअल में सरकार को क्या करना चाहिए था, एक्चुअल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, सजेशन देना। इट डील्स व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। अभी गवर्नमेंट जैसे रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन कर लिया, या गवर्नमेंट लोगों को क्वारंटाइन कर रही है 14 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए, वॉट एवर द टाइम विल बी। ये तो था पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में लोग सजेशन दे रहे हैं, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आप लॉकडाउन खोलो ही मत, लॉकडाउन चलने दो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन खोल दो। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलती है सर? एक्चुअल में सरकार को कैसे काम करना चाहिए था। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलती है? एक्चुअल में सरकार कैसे काम कर रही है। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे सेकंड पॉइंट है बेटा सजेस्टिव। बेटा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ना, वो फैक्ट से डील करता है। एक्चुअल में चल क्या रहा है, अभी करंट में क्या चल रहा है ना। अभी करंट में क्या चल रहा है, दैट्स इट। अभी करंट में लोग बेरोजगार हैं बहुत ज़्यादा। कोई सजेशन नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये सेकंड पॉइंट है सजेस्टिव। क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में? इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट, सच्चाई बताता है, नॉट सजेस्टिव, कोई सलाह नहीं देता। जबकि अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सच्चाई की बात नहीं करता, ऐसा होना चाहिए था। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बेरोजगार मजदूर बेचारे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, सरकार उनको कुछ प्रोवाइड करे, है ना, सरकार को उनको पैसा देना चाहिए। तो ये क्या सजेशन है? देखो सेकंड पॉइंट नॉर्मेटिव का, इट इज़ बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, इट इज़ सजेस्टिव इन नेचर। जो आपको सलाह दे रहा है, जो आपको क्या दे रहा है बच्चों, सलाह दे रहा है, उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलना चाहिए। उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जो रियलिटी के बारे में बता रहा है, फैक्ट्स के बारे में बता रहा है, पॉजिटिव। जो सजेशन दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, ऐसा करना चाहिए था, वो नॉर्मेटिव। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है पर्पस। क्या लिखा हुआ है? रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी सर क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की है। अभी तो सबके दुकानें बंद है, सब जानते हो। यस सर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियलिटी बताता है, रियलिटी। बोलोगे सर सब सेम ही है, सेम है अलग अलग तरीके से, है ना। एक्चुअल में अभी सबकी दुकानें बंद है तो हमारे देश को बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे देश को क्या है यार, पूरे वर्ल्ड को नुकसान हो रहा है। तो रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिस्ट या जो भी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो लॉस में है कि प्रॉफिट में? सर लॉस में ही। किसने बताया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। इज दैट क्लियर? एम्स टू डिटरमाइन आइडल्स, ये सर किसका पॉइंट है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आइडल्स का मतलब ऐसा हो जाना चाहिए, यानी अब सरकार ने लॉकडाउन करके रखा है, मैंने आपको बताया, बिजनेस पूरे बंद हो गए, तो अब सरकार धीरे धीरे लोग उनको सजेशन दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाली दुकानें खोल दो, इस पर्टिकुलर एरिया में लोग, यानी सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, अगर आप 4 दुकानें खोलोगे इस साइड की तो उससे बिजनेस बढ़ेगा। बहुत सारे मतलब सजेशन देते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं आइडल्स, कि ऐसा होना चाहिए, हो नहीं रहा, होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल है सर, प्राइजेस आर राइजिंग, कहाँ पर सर? इंडिया में। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स।
इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, यानी हमारे देश में गरीबी और अमीरी दोनों है। तो हमारे देश में जो इनकम है वो अमीरों के पास ज़्यादा है, गरीबों के पास कम है। ये रियलिटी है कि कौन बताता है सर? पॉजिटिव। अब नॉर्मेटिव, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस, यानी भारत सरकार को, यानी भारत को कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसके थ्रू प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। कौन सी इकोनॉमिक्स? नॉर्मेटिव। अच्छा, इनकम इक्वालिटीज़ को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। लोग ओपिनियन दे रहे हैं, लोग अपना सजेशन दे रहे हैं, सबको फ्रीडम है बोलने का भाई। तो क्या समझ में आया सर? पॉजिटिव रियलिटी के बारे में बताता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, और नॉर्मेटिव बताता है कि क्या करना चाहिए सरकार को ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हट जाए। इज़ दैट क्लियर? तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर से चारों वीडियोस देखना ताकि प्रॉपर तरीके से लर्न हो जाए, समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताना, मैं आपको क्लियर करूँगा सारे डाउट। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ होगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगा, ठीक है ना। बिज़नेस के भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स बिज़नेस ऐसे चलती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इतना काफ़ी है, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जो भी वीडियो देख रहा है। और आई होप आपको सारी क्लैरिटी हो रही है। जो भी डाउट है आप क्लियर कर लेना मेरे से, अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।